जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियों, उनके भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रमुख सदस्य फार्मिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है, या हम लिख सकते हैं प्राप्त किया जाता है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो इसमें हम लिखेंगे यह अभिक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CH2OH, CHOH और CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल है। इसकी क्रिया करवाना है ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसकी रिएक्शन करवाने पर हम देखेंगे कि यहां से OH और यहां से H ये आपका निकल जाएगा H2O के रूप में, यानी जल निकल जाएगा। ये OH और ये H आपका जल के रूप में निकल जाएगा। फिर ये बचेगा CH2 और CHOH और CH2OH। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो CH2 है और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, और इस ऑक्सीजन को जोड़ देना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और C और सिंगल बॉन्ड COOH, क्योंकि OH और H निकल चुका है तो CO अभी बचा है। यहाँ पे एक O और C, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है COOH। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं COOH। ये आपका बन जाएगा ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। फिर इस ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट को जब हम गर्म करेंगे तो CO2 निकाल देना है, यानी ये जो आपका COO है इसे हम CO2 के रूप में निकाल देंगे। तो ये बचेगा CH2, यहाँ पे दो ऑक्सीजन C और H। क्या बचेगा? C और H बचेगा, क्योंकि CO2 जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे जो CHOH है इसको वैसे ही जोड़ देना, यहाँ पे जो CH2OH है उसको वैसे ही जोड़ देना, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, CH जुड़ जाएगा और दो ऑक्सीजन आपके जुड़ जाएंगे। अब इसका हम करवा देंगे जल अपघटन। क्या करवाएंगे? इसका हम करवाएंगे जल अपघटन, और जल अपघटन करवाने पर ये बन जाएगा HCOO, और यहाँ पे H2O का मतलब होता है H और OH। H2O का मतलब क्या होता है? H और OH। तो यहाँ पे हम देखेंगे HCOO और एक H, ये मिल करके बन जाएगा फार्मिक अम्ल। साथ में और क्या बनेगा? जो OH है वो CH2 के बाद में जाकर के जुड़ जाएगा, यानी फिर से आपका बन जाएगा ग्लिसरॉल। तो CH2OH, यहाँ पे CHOH और फिर CH2OH। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये ग्लिसरॉल फिर से बन जाएगा, और ये आपका फार्मिक अम्ल है। इस तरीके से प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसको एक बार फिर से समझेंगे।
तो सबसे पहले प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल को बनाने के लिए हम ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करते हैं। ये ग्लिसरॉल है और ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, से हम ऑक्जेलिक और ऑक्जेलिक दोनों लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपका H2O निकल जाएगा, OH और H ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा CH2O, तो यहाँ पे देखिए CH2O लिखा हुआ है, CHOS CH2H वैसे ही जोड़ देना है। फिर यहाँ पे जब OH निकल जाएगा तो बचेगा O और C, यहाँ का एक O, यहाँ का एक O, इस तरीके से जोड़ना। फिर कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है COOH, इसको जोड़ देना है। फिर इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, यानी ये CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल ऑक्सीजन, और फिर कार्बन, कार्बन से आपको क्या जोड़ देना, हाइड्रोजन को जोड़ देना CH के फॉर्म में। फिर CHOH और CH2OH ये वैसे लिखा हुआ है। फिर इसका हम करवा देंगे जल अपघटन। जल अपघटन करने का मतलब जो जल होता है इसके अणु H और OH से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे HCOO और ये H मिलकर के फार्मिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पे CH2 बचा और इस CH2 से जाकर के जुड़ जाएगा OH, इस CH2 से जाकर के क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और इस तरीके से ये CH2OH हो जाएगा। बीच वाला CHOH वैसे ही है, नीचे CH2OH वैसे लिखा हुआ है, यानी ये ग्लिसरॉल पुनः प्राप्त हो जाएगा और फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से जब हम अंत में जल अपघटन कराते हैं तो फार्मिक अम्ल बन जाता है। यही फार्मिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। तो अब हम जानेंगे फार्मिक अम्ल के भौतिक गुणों को। फार्मिक अम्ल का जो पहला भौतिक गुण है, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। तो इसके पहले भौतिक गुण में हम लिखेंगे यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। इसके दूसरे भौतिक गुण में हम लिखेंगे यह जल, एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से विलय होता है। तो इसका दूसरा भौतिक गुण हो जाएगा यह जल, एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से विलय होता है, पूर्ण रूप से विलय होता है। इसका तीसरा भौतिक गुण है यह क्षयकारी होता है, अर्थात त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। तो इसके तीसरे भौतिक गुण में हम लिखेंगे कि यह क्षयकारी होता है, या हम कह सकते हैं संक्षारक होता है, संक्षारक होता है, यह क्षयकारी होता है तथा त्वचा के संपर्क में आने पर, त्वचा के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है, फफोले उत्पन्न कर देता है। इसके चौथे भौतिक गुण में हम लिख सकते हैं कि इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 373.5 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक 373.5 केल्विन होता है। तो फार्मिक अम्ल के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। इसका दूसरा भौतिक गुण है यह जल, एल्कोहल तथा ईथर में सभी अनुपात में विलय होता है, या हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से विलय है। इसका तीसरा भौतिक गुण है यह क्षयकारी होता है तथा त्वचा के संपर्क में आने पर, यानी बॉडी के संपर्क में आने पर उसमें फफोले उत्पन्न कर सकता है। और इसका जो चौथा भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक 373.5 केल्विन होता है, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे फार्मिक अम्ल के रासायनिक गुणों पर। तो अगली हेडिंग डाल देना है फार्मिक अम्ल के रासायनिक गुण, फार्मिक अम्ल के रासायनिक गुण, फार्मिक अम्ल के रासायनिक गुण। फार्मिक अम्ल के बहुत से रासायनिक गुण होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख गुणों का वर्णन हम आज की क्लास में करेंगे।
इसका जो सबसे पहला रासायनिक गुण है यह है धातुओं से क्रिया। तो पहली हेडिंग डाल देना है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। तो जब फार्मिक अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो धातु फार्मेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब फार्मिक अम्ल धातुओं से क्रिया करता है, धातुओं से क्रिया करता है, धातुओं से क्रिया करता है तो धातु फार्मेट, जिसे हम लवण भी कहते हैं, तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। HCOOH ये आपका फार्मिक अम्ल है। इसकी क्रिया हम करवा दें सोडियम धातु से तो ये बनाएगा HCOONA। क्या बनाएगा? HCOONA यानी सोडियम फार्मेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे HCOO यानी फार्मेटाइन, यहाँ भी फार्मेटाइन, एक सोडियम, यहाँ पे भी एक सोडियम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है H2 के फॉर्म में, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब ये आपका HCOO यानी फार्मेट आयन भी डबल हो जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गुणा करेंगे, सोडियम आपका डबल हो गया। इसे बैलेंस करने के लिए सोडियम के सामने 2 से गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन आपका 2 हो गया, बैलेंस है। फार्मेट आयन डबल है, ये भी बैलेंस है। सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है। इस तरीके से जब हम फार्मिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं या हम कोई दूसरी धातु के साथ कराएंगे तो धातु फार्मेट बनेगा। सोडियम से कराएंगे तो सोडियम फार्मेट, पोटेशियम से कराएंगे तो पोटेशियम फार्मेट, कैल्शियम से कराएंगे तो कैल्शियम फार्मेट। इस तरीके से बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी आपकी मुक्त हो जाएगी। तो इसमें हम नाम लिख देंगे, ये आपका फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। और जब फार्मिक अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है, यह आपका धातु है, यानी धातु में क्या है? सोडियम है, आप नाम लिख सकते हैं। और ये आपका बन जाएगा धातु फार्मेट, यानी हम कह सकते हैं सोडियम फार्मेट बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम फार्मेट बनेगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाएगी। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। फिर इसके बाद में इसके दूसरे रासायनिक गुण पे आएंगे। दूसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डाल देना है क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया। तो जब फार्मिक अम्ल क्षारों से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, क्योंकि इसे आपने पहले भी जाना, पहली क्लास में भी हमने पढ़ा कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जब फार्मिक अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करता है, क्षारों के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। HCOOH ये आपका फार्मिक अम्ल है। इसकी क्रिया हम करवा दें क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। HCOONA ये आपका लवण है, सोडियम फार्मेट, साथ में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे यहाँ पे HCOO, यहाँ भी HCOO, यहाँ पे Na1, यहाँ भी Na1, OH और H मिलकर के क्या बना देगा? H2O बना देगा। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये आपका फार्मिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है, और ये क्षार है। ये आपका लवण बन रहा, सोडियम फार्मेट इसका नाम है, और जल बन रहा। इस अपक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहेंगे? इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे।
तो इसके तीसरे रासायनिक गुण में हम हेडिंग डाल सकते हैं निर्जलीकरण। इसका तीसरा रासायनिक गुण हो जाएगा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इसमें हम लिखेंगे जब H2SO4 की उपस्थिति में फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण कराया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जब H2SO4 की उपस्थिति में फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण कराया जाता है, फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण कराया जाता है, निर्जलीकरण कराया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे HCOOH ये आपका फार्मिक अम्ल है, इसका हम H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवा रहे हैं। क्या बनाना है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और निर्जलीकरण हो रहा है तो जल निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे OH और H मिलकर के H2O बनाएगा, बचेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका फार्मिक अम्ल है, नाम लिख देंगे। तो जब हम फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे फार्मिक अम्ल के उपयोगों पर। तो अगली हेडिंग डाल देना है फार्मिक अम्ल के उपयोग। फार्मिक अम्ल के उपयोग। फार्मिक अम्ल के उपयोग। फार्मिक अम्ल के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है रबर उद्योग में, यानी फार्मिक अम्ल का उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे रबर उद्योग में। रबर उद्योग में इसका दूसरा उपयोग है फलों के रसों के संरक्षण में। फलों के रसों के संरक्षण में। फलों के रसों के संरक्षण में इसका तीसरा उपयोग हो जाएगा ऊन को रंगने में, यानी ऊन को रंगने के लिए भी हम फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो तीसरा उपयोग हो जाएगा ऊन को रंगने में। ऊन को रंगने में इसका चौथा उपयोग हो जाएगा चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में। और इसका जो पांचवा उपयोग है ये हो जाएगा गठिया रोग में औषधि के रूप में, यानी जो गठिया रोग होता है उसके उपचार में जो औषधियों का निर्माण होता है उसमें भी फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसके पांचवें उपयोग में हम लिखेंगे गठिया रोग में औषधि के रूप में। औषधि के रूप में। तो फार्मिक अम्ल के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है रबर उद्योग में, दूसरा उपयोग है फलों के रसों के संरक्षण में, तीसरा उपयोग है ऊन को रंगने में, और चौथा उपयोग है चमड़ा उद्योग में, और पांचवा उपयोग है कि गठिया रोग में औषधि के रूप में भी हम फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अब इसे आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने फार्मिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों का अध्ययन किया है। इससे अगली क्लास में हम एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।